नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौरसिया आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में, जहां हम सब सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और ज्ञान की दुनिया में सफ़र करते हैं। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबों को बता दूं, मैंने आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का लिखा हुआ एक पुस्तक जो माई जर्नी से लिया गया है, जिसका नाम मेरी जीवन यात्रा है। मैंने उसमें एक स्टेटमेंट पढ़ा। वो स्टेटमेंट था, सपने वे नहीं हैं, सपने वे नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अर्थात आपको मैं कहूँगा कि सपना ऐसे देखो, स्वप्न ऐसे देखो जो सोने ना दे। आपको अपने जीवन में एक सपना ऐसा देखना चाहिए कि जो सपना आपको सोने नहीं दे, हमेशा आपको जगाए रखे और उस सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित करे। दूसरी बात, हम लोगों ने अनुभव किया है कि दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज़्यादा लगाएं पढ़ाई पर ध्यान। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम पूरी दुनिया जाने तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान लगाएं पढ़ाई पर। तो कहा जा सकता है, दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज़्यादा लगाएं पढ़ाई पर ध्यान। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि विद्युतदर्शी होता क्या है। विद्युतदर्शी एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं, ये पता करते हैं कि इस वस्तु पर आवेश है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि विद्युतदर्शी होता क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। वैसा विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से विद्युत आवेशों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। ये दो प्रकार के होता है, यानी विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश है कि नहीं है, इसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। और ये दो प्रकार के होता है, एक सरल विद्युतदर्शी और दूसरा है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसको समझते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो पत्ती लगा होता है वो एल्युमिनियम की पत्तियां होती है, और स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में जो ये पत्ती लगा हुआ है ये सोने की पत्तियां होती हैं, और ये इसकी थोड़ा सा आकार में डिफरेंस होता है। तो समझते हैं कि इसकी सहायता से हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है कि नहीं है। आप देख रहे हैं एक ये जार है और इसके अंदर निर्वात है, इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं है, निर्वात है, बिल्कुल खाली है, यहाँ तक कि हवा भी नहीं है, यानी निर्वात है। ये देख रहे हैं, ये कांच का एक जार है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कांच का जार है। और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये धात्विक छड़ है, धातु की छड़ है। उसके ऊपर एक घुंडी लगाया गया है, ये भी धातु का है, धात्विक घुंडी है। और ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ये पत्ती जो है एल्युमिनियम की पत्ती है। और इसमें हम लोग कोई मान लेते हैं कि मेरे पास ये मार्कर है या कोई ऐसा वस्तु है जिस पर आवेश हम लोग को पता नहीं है आवेश है या नहीं, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, वो निगेटिव टाइप, वो पॉजिटिव टाइप। तो पहले से इस पर अगर पॉजिटिव मान लेते हैं कि है आवेश, हमने इस वस्तु को लेकर के आए और इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जैसे है वैसा ही रहेगा। एज्यूम करिए कि अगर इसको मैंने ऐसा रड लेकर के आए, इसको इसके ऊपर हमने सटाया और इस पर मान लेते हैं कि प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश अगर होगा तो ये क्या होगा, प्लस आवेश इससे चल करके क्या होंगे, इस प्लेट तक पहुंचेंगे, तो दोनों पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले के रिस्पेक्ट में फैलना शुरू करेगा, क्योंकि दोनों पर अगर प्लस आवेश हो जाएगा तो ये फैलना शुरू कर देगा। एज्यूम करिए कि अगर ये लाने वाला आवेश जो है वो निगेटिव है, तो पहले से तो पॉजिटिव था, तो पहले से अगर पॉजिटिव था जैसे ही निगेटिव ला तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पोलरिटी कम होने लगेगा, जिसकी वजह से ये पास आना शुरू हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग पता कर पाते हैं किसी वस्तु पर आवेश है कि नहीं है। अगर प्लस आवेश लेकर के आ रहे हैं और कोई वस्तु को लेकर के आ रहे हैं और ये फैल रहा है, ये क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो वस्तु हमने लाया है वो कैसा है, जिस वस्तु को हमने टच किया है वो धनात्मक है। और यदि किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो हम समझेंगे कि वो ऑन चार्ज है, न्यूट्रल है। और यदि ये जो है पत्ती जो है सटने लगा, पास आने लगा, तो समझेंगे कि वो नेगेटिव चार्ज है। और इसमें इसको हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी इसलिए कर रहे हैं, इसके जो पत्ती लगा है वो कैसा है, एल्युमिनियम की है, और ये आकार जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। अब हम लोग स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी देखते हैं, तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो है उसमें क्या है, तो ये जो जार है एक क्यूब टाइप के हो गया, इसमें भी पत्ती लगा हुआ है और ये सोने की पत्ती है। इसमें आपने देखा था कि एल्युमिनियम की पत्ती था, और इसमें देखो ये रखा हुआ है, तो ये कुचालक रबड़ है, इसलिए रखा गया कि इसके अंदर कोई आवेश ना जाए, इसलिए इसको क्या कुचालक रखा गया। ये धात्विक गुंडी है और ये कांच का जार है, और ये भी निर्वात है, इसके अंदर भी कोई एयर नहीं है। अब देखो अज्ञात आवेश वाली वस्तु को जैसे ही हमने इसके पास लाया तो देखा क्या कि अगर मान लेते हैं ये पहले से अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरीका से है,
अब हमने जैसे ही इस पर आवेश लेकर के आए और ये क्या हुआ, मान लेते प्लस आवेश है तो इस पर प्लस आवेश आएगा, जिसकी वजह से इस पर भी प्लस आवेश आएगा, ये फैलना शुरू हो जाएगा। तो अगर फैल रहा है तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, धनावेशित है। अगर किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो क्या है, अगर इसके अंदर किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, यानी न फैल रहा है न सिकुड़ रहा है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। उसी प्रकार अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिकुड़ने लगेगा, एक दूसरे के पास आना शुरू कर देगा, क्योंकि पहले से प्लस चार्ज हमने एज्यूम किया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये विद्युतदर्शी होता क्या है और विद्युतदर्शी कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें याद हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं पदार्थों के प्रकार। तो चालकता के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। चालकता के आधार पर, कंडक्टिविटी के आधार पर अगर हम लोग देखें तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया चालक, जिसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुचालक, जिसको हम लोग बोले इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। कुचालक को ही आगे चल करके हम लोग समझेंगे कि इसको परावैद्युत कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। आगे चल करके समझेंगे इसके बारे में, परावैद्युत क्या होता है और परावैद्युत का उपयोग कहाँ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या आगे हम लोग समझेंगे परावैद्युत क्या होता है। अभी समझते हैं कि चालक, चालक जिसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। आसानी से अगर प्रवाहित होगी तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये क्या है, चालक है। यानी किसी वस्तु से क्या होगा, किसी पदार्थ से अगर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी तो उसको बोलेंगे कि वो चालक है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, यानी आप देख रहे हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है बहुत अधिक होती है। अब उदाहरण के लिए जो चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, अन्य धातुएं और मानव शरीर, जो मनुष्य का शरीर है वो भी क्या है, एक चालक की तरह व्यवहार करता है। पृथ्वी भी एक प्रकार का चालक है, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हम लोग समझते हैं कि इसमें किसकी जो है चालकता अधिक होती है, तो सबसे अधिक होती है चांदी की, उसके बाद कॉपर का, उसके बाद एल्युमिनियम का। इसलिए सबसे अगर कोई पूछेगा कि सबसे बढ़िया चालक कौन है, तो आप बोलोगे चांदी। तो ऐसा तो घरों में चांदी के तार लगाने चाहिए, बिल्कुल लगाने चाहिए, लेकिन ये महंगे हैं इसलिए हम लोग इसको उपयोग में नहीं लाते हैं। इसके बाद कौन सा है, कॉपर, तो इसका उपयोग करते हैं। पंखे वंखे का वायरिंग किया जाता है उसमें भी कॉपर का, लेकिन आजकल एल्युमिनियम का वायरिंग करके भी आपको मिल जा रहा है, क्योंकि ये सस्ते हैं। तो अगर पूछा जाए तीनों में किसकी चालकता सबसे अधिक, तो चांदी की, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। देखो अगर यहाँ पर हम लोग बोले थे कि मनुष्य का शरीर जो है, मानव शरीर जो है, वो भी क्या है, एक चालक की तरह व्यवहार करता है। तो अगर सूखे मनुष्य के, सूखे स्वस्थ मनुष्य, यानी कोई स्वस्थ मनुष्य और सूखा है, तो उसके शरीर का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। कई बार ये पूछा गया है, 50 ओम होता है, 50,000 ओम होगा। लेकिन उसी मनुष्य को अगर गीला कर दिया जाए, पानी से नहला दिया जाए, उसके बाद उसके शरीर का प्रतिरोध मेजरमेंट किया जाए, तो उससे शरीर का जो प्रतिरोध होगा वो 10,000 ओम के करीब होगा, माने कम हो जाता है। तो सूखे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध है वो 50,000 है, और गीले स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 10,000 है। अब हम लोग समझते हैं कि अचालक, जिसको हम लोग कुचालक भी बोलते हैं, जिसको विद्युत रोधी बोलते हैं, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, इसको आप लोग नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उससे हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत रोधी कह सकते हैं, अचालक कह सकते हैं, कुचालक कह सकते हैं, इंसुलेटर कह सकते हैं, या नॉन कंडक्टर कह सकते हैं। जैसे कांच, मोम, रबड़, लकड़ी, अभ्रक, सल्फर, अशुद्ध जल, जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध जल, अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर जो है, इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है भाई, सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर जो है ना, फिजिक्स की दुनिया को बदल दिया। आपने सुना होगा कि पहले के जो कंप्यूटर थे, सबसे पहला कंप्यूटर एक रूम से भी बड़ा था, लेकिन आज देखो छोटे से चीज़ों में कॉम्पैक्ट होते चला जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं। उसका मेन रीज़न है ये सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर आपके चैप्टर में है भी, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, लास्ट चैप्टर है। अब सुनो, यहाँ पर समझेंगे वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है, यानी कि जिसकी चालकता कहाँ पे होगी, चालक और कुचालक के
बीच होती है उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन इत्यादि। यानी कि वर्ग 14 के जो तत्व हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। यानी कि उसका डायलॉग आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, या फिर कैसे गीत सुनाऊं प्यारे बालम। ये जो है उसके मैक्सिमम जो तत्व हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये भी बात समझते हैं कि सर ये जो अर्धचालक है, अर्धचालक का और खासियत क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। चालक में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी जो चालकता है कम होती है। यानी कि चालक के अगर ताप को बढ़ाया जाए तो उसकी चालकता कम होती है, लेकिन अर्धचालक में जब ताप को बढ़ाया जाता है तो इसकी चालकता जो है बढ़ती है। कि वैसा होता है, तो आपको बता दें कि जब किसी चालक में ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए इसकी चालकता घटती है। फिर से आप तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, आपको समझा दें कि चालक में जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो इसकी प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी चालकता घट जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर देते हैं अर्धचालक में तो इसकी जो प्रतिरोध है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी चालकता बढ़ जाती है। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि पहले तो 2 न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, 2 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं और इसका जवाब आपको देना होगा। तो चलिए देखते हैं कि 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे आवेशन क्या। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु P पर धन आवेश है, यदि वस्तु Q को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वस्तु Q पर आवेश की जो प्रकृति होगी क्या होगी। तो बताना है कि एक वस्तु है जो धनावेशित है और Q को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो मैंने इसके पहले बताया था कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो ये आकर्षण हो रहा है, आकर्षित कर रही है, और P पर धन आवेश है तो बताना है Q पर कौन सा आवेश होगा। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, यानी कि Q पर कैसा आवेश होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगर P धनावेशित है और आकर्षित कर रहा है Q को तो Q पर कौन सा आवेश होगा। सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है, और Q धनावेशित है तो P धनावेशित है तो Q पर कौन सा आवेश होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए, अगर ये धनावेशित है Q ऋण आवेशित होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब देखते हैं कि सबसे पहले कौन दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु A पर धनावेश है, यह वस्तु B को प्रतिकर्षित कर रहा है। यानी A जो है B को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो B पर जो आवेश की प्रकृति है वो क्या होगी। तो जो प्रतिकर्षित कर रहा है तो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, इसलिए अगर A पर धन आवेश है तो B पे कौन सा आवेश होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए, बिल्कुल बहुत सारे लोगों का सही है। ये A पर धन आवेश है तो B पर भी कैसा आवेश होगा, B पर भी धन आवेश होगा। हम लोग उसके बाद समझते हैं कि आवेशन क्या है, चार्जिंग क्या है, और आवेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको आवेशन कहा जाता है। और आवेशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा संपर्क द्वारा आवेशन, तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आवेशन क्या है, उसके बाद आवेशन के प्रकार। आवेशन, चार्जिंग, वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को आवेशन कहा जाता है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन की प्रक्रिया से या के द्वारा, आवेशन की प्रक्रिया के द्वारा एक आवेशित वस्तु से दूसरे वस्तु को आवेशित किया जाता है। ये आवेशन की एक जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु को आवेशित किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर साफ समझा, क्या समझा, आवेशन। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे आवेशन कहते हैं। और आवेशन की इस प्रक्रिया के द्वारा एक आवेशित वस्तु से दूसरे वस्तु को आवेशित किया जाता है। तो आपको समझ में आया कि आवेशन, दैट मीन्स चार्जिंग क्या होता है। आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग क्या है, तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आवेशन कहा जाता है। अब समझते हैं कि आवेशन के प्रकार। तो आवेशन के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, इसी को संपर्क द्वारा आवेशन भी कहा जाता है।
चालक के द्वारा भी आवेशन कहा जाता है। चालन द्वारा आवेशन, चालक के द्वारा आवेशन या संपर्क के द्वारा आवेशन भी कहते हैं। और नेक्स्ट तीसरा जो है प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। दो वस्तु को परस्पर रगड़ने पर एक दूसरे के सापेक्ष रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो घर्षण के कारण यानी घर्षित करके आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि थेल्स शुरुआत में घर्षण के द्वारा विद्युत का पता भी चला था। उसने एम्बर को ऊन के कपड़ा से रगड़ा था, तो देखा था कि एम्बर जो है वो ऋण आवेशित हो गया था और ऊन का कपड़ा जो है धन आवेशित हो गया था। ये बाद में पता चला कि कौन धन आवेश है कौन ऋण आवेश है, लेकिन ये जो आवेशित होने की जो प्रक्रिया थी वो घर्षण के कारण ही था। तो देखते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़ा से, सिल्क क्लोथ से रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ है वो धनात्मक आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, और रेशमी कपड़ा जो है ऋण आवेशित हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं किसके द्वारा आवेशन? घर्षण के द्वारा। जो आवेश उत्पन्न हुआ है इस कांच पर धन आवेश और रेशमी कपड़ा पर ऋण आवेश, ये दोनों पर जो आवेश उत्पन्न हुए हैं वो किसके कारण हुआ है? तो घर्षण के कारण। तो इस प्रक्रिया को हम लोग लेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। साथ ही साथ इस बात को और समझ लेते हैं कि घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ है कांच पर और रेशमी कपड़ा पर, इसका तो प्रकृति विपरीत ही है। कांच पर धन आवेशित और रेशमी कपड़ा पर ऋण आवेशित, लेकिन दोनों का जो परिमाण भी होगा वो भी सेम होगा। अगर मान लेते हैं कि इस पर 2 कूलम प्लस आवेशित है तो इस पर 2 कूलम माइनस होगा, तो परिमाण में बराबर होंगे लेकिन प्रकृति क्या होगी? विपरीत होगी। अब समझते हैं कि जो दूसरा है वो क्या है? चालन द्वारा आवेशन। समझते हैं चालन द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? चालन, चालक, स्पर्श, यानी कि आप बोल सकते हैं चालन द्वारा आवेशन, चालक द्वारा आवेशन, स्पर्श द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन और कंटेक्ट। यानी कि अगर किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में ला करके अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के द्वारा हम लोग आवेशित करते हैं, तो उस प्रकार के आवेशन को हम लोग बोलते हैं चालन के द्वारा आवेशन। मान लेते हैं कोई एक आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु है। इस आवेशित वस्तु को संपर्क में ला दीजिए, डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए या फिर किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। ये जो अनावेशित वस्तु है वो चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह के जो आवेशन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। समझते हैं कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों चालक समान प्रकृति के चालक पर समान प्रकृति के आवेश फैल जाता है, यानी समान प्रकृति से आवेशित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। यहाँ पर समझते हैं, मान लेते हैं कि एक अनावेशित चालक है और ये धनावेशित चालक है। इस पर जो आवेश है वो कैसा है भाई? धनावेश है, यानी ये धनावेशित है। तो हम क्या करते हैं, ये अनावेशित है और ये धनावेशित है और हम इन दोनों को संपर्क में ला देते हैं। ये धनावेशित है तो अगर इसको संपर्क में ला दिए, किसी वायर के ही थ्रू ला देते हैं या फिर दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों को संपर्क करा दो वायर के थ्रू या दोनों को संपर्क कनेक्ट कर दीजिए डायरेक्ट, तो इस पर भी कैसा आवेश हो जाएगा? तो इस पर भी प्लस आवेश आ जाएगा। तो आवेशन के इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। अब इस वायर को हटा भी दिया जाएगा अचानक, तो दोनों पर कैसा आवेश रहेगा भाई? दोनों पर समान प्रकृति के आवेश होंगे। तो इसलिए डिफिनीशन में भी आपको बोला गया है कि दोनों पर समान प्रकृति के आवेश फैल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे बहुत सारे आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है। पहले तो हम लोग चार्जर को लगाना पड़ता था मोबाइल के अंदर, अब ऐसा नहीं है। एक ट्राइपॉड आता है, उसके ऊपर रख दीजिए मोबाइल, भी आपका चार्ज हो जाएगा। तो कैसे होता है? तो प्रेरण के द्वारा आवेशन होता है। तो बिना संपर्क में लाए ही हम किसी वस्तु को अगर आवेशित कर देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो चलिए देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर बिना स्पर्श के विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न कर देता है। तो बिना स्पर्श किए उत्पन्न कर देता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु आवेशित है और उसको क्या कहता है? उसकी सहायता से दूसरे वस्तु को बिना संपर्क किए आवेशित कर दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसको हम लोग अभी समझते हैं कि क्या होता है, लेकिन उससे पहले प्रेरित वस्तु पर आवेश जो होगा, प्रेरित वस्तु पर आवेश का मान, प्रेरित वस्तु पर आवेश का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा? K डैश बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू
क्यू डैश बराबर माइनस के क्यू इंटू 1 माइनस के 1 बाई के, और के क्या है तो दूसरी वस्तु का परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो हम लोग आगे समझेंगे कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है और परावैद्युतांक क्या होता है। अभी समझते हैं इसको, एक फिगर के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है, वो अनावेशित है, वस्तु ए है। अब इस अनावेशित वस्तु के समीप में हम एक आवेशित वस्तु को लेकर के आते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक आवेशित वस्तु को लेकर के आए, मान लेते हैं कि ये प्लस आवेशित है। जैसे ही प्लस आवेशित वस्तु को इस चालक के करीब ले करके आए, जो कि ये चालक है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये करेगा क्या कि इसके अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपने तरफ पोलराइज कर लेगा, अपने तरफ खींच लेगा, और इसके विपरीत आवेश जो होता है प्लस आवेश दूर भेज देगा। ये मान लेते हैं दूसरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, भू संपर्कन कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। आगे समझेंगे कि अर्थिंग क्या होता है। ये जो है प्लस आवेशित था, अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसमें देखते हैं माइनस तो इधर खींचा हुआ था। अब क्या करते हैं, जो प्लस आवेशित है ये वस्तु, अब इसको हम लोगों ने क्या करता है, भू संपर्कित कर दिया, अर्थिंग कर दिया। जैसे ही अर्थिंग किया, ये जो प्लस आवेश को दूर भेज रहा था, वो जैसे ही भू संपर्कन के कारण वो नीचे चला आया। अब हम लोग समझते हैं कि सर ये जैसे ही पूरा चला गया, अब काम करते हैं कि इसको हटा देते हैं। पहले तो आप काम करोगे, भू संपर्कन हटाओगे, नहीं तो अगर मान लेते हैं कि जैसे इसको हटा दोगे तो इसमें निगेटिव चार्ज था, तो पृथ्वी से पॉजिटिव चार्ज होकर के फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको काम करना पड़ेगा कि पहले इस, आप देख रहे हैं ये भू संपर्कन को हटा दो और इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखना ये माइनस आवेश, फिर क्या होगा, फिर इधर प्लस आवेश आ जाएगा क्योंकि माइनस आवेश। अब काम करो, अब फिर से एक बार अर्थिंग कर सकते हो। अब अर्थिंग नहीं कीजिए, अब डायरेक्ट क्या कर दीजिए, ए बी सी और इसको डी कर देते हैं। अब इसको भी हटा देते हैं। अब जैसे ये हटेगा, क्योंकि इसके तो संपर्क में नहीं है, अब ये जो वस्तु है वो कैसा आवेशित हो जाएगा, ये ऋण आवेशित हो जाएगा। ये वस्तु कैसा आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेश। और इस पर जो आवेश का परिमाण जो क्यू डैश होगा, वो क्यू डैश के मान जो होगा माइनस के क्यू इंटू के 1 माइनस के 1 बाई के बराबर होगा। अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये क्यू डैश, ये क्यू क्या है, इस वस्तु पर का आवेश, और क्यू डैश क्या है, इस वस्तु पर का आवेश। ये के क्या है, तो इस वस्तु का परावैद्युतांक है। इस तरीका से हम लोग इस बात को समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आवेश के गुणधर्म, और अभी हमने बताया कि ये भू संपर्कन क्या होता है और इसके द्वारा हम लोग क्या क्या करते हैं, भू संपर्कन क्यों अनिवार्य है। तो अगला क्लास जो हमारा आने वाला है कल 8:30 बजे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आवेश के गुणधर्म देखेंगे और जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और शेयर करके, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो सभी लोग प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं इसी तरीक़ा से आपके साथ मेहनत करूंगा। और एक और आपको बात बता दूं कि ये तो अभी तो हम लोग समराइज करके पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ों को डिटेल में देख रहे हैं। एक वीडियो मैं पूरे चैप्टर 1 से रिलेटेड 1 शॉट लेकर के आऊँगा जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम लोग सिस्टमैटिक पढ़े रहेंगे तो उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, उसको याद करने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं डिटेल्ड वीडियो बना करके उसके बाद आपको एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जी, 1 शॉट होगा, और उसमें क्या होगा, पूरे चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 2 नंबर के हो या 5 नंबर के, उन सबको कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। और ये वीडियो खत्म, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये सारी चीज़ें करें और मेरा मनोबल बढ़ा रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।